हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पीवाईक्यूज में आप सभी का स्वागत है। इसमें पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं अनुच्छेद ए और अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19 तक, अनुच्छेद 17 से 20 तक, अनुच्छेद 18 से 21 तक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए। साथ ही साथ आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते जाएं, इससे आपका रिवीजन भी होगा। और अनुच्छेद 19 क्या कहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सब अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक लगभग 4 अनुच्छेदों में किसका वर्णन है? स्वतंत्रता का। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11 अनुच्छेद, 11वां अनुच्छेद, 16 बी, सी है 21 और डी है 26। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सी, विधि की सम्यक प्रक्रिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? व्यक्ति के विदेश अधिकार को। ठीक है, तो विदेश यात्रा करना गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी 21। अगला है, लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा होता है निर्माण? लोकसभा के सभी सदस्य जितने भी चुन के जाते हैं वो सभी किसका चुनाव करते हैं? स्पीकर का चुनाव करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जिसमें जो पार्टी विजित होती है वो इसमें मतलब उसी का नेता होता है ये स्पीकर। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है इसका चयन। अगला है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में लगभग लगभग घुमा के पूछ ही देता है। ठीक है, तो स्पीकर जो होते हैं वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। दिए एक्सप्लेनेशन है, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वह पहले लोकसभा सदस्य के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता, जबकि अन्य सदस्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। जैसे कि जो मंत्री होते हैं वो विधायक के तौर पर भी पहले शपथ लेते हैं, मतलब विधायक या सांसद, विधानसभा में विधायक और संसद में सांसद के तौर पर भी शपथ लेते हैं, और फिर बाद में वो मंत्री बनने के बाद मंत्री पद की भी शपथ शपथ लेते हैं। ठीक है, अगला है, लोकसभा के अध्यक्षों को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। तो किस कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्य ने उनको चुना है, तो वही जब बहुमत से पारित करेंगे इनके अविश्वास प्रस्ताव को, तभी ये क्या होंगे? अपने पद से हटेंगे। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 94 ग। इसके अनुसार है, लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा तब तक ही प्रस्तावित नहीं किया जा सके जब तक कि इस आशय में कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न देनी पड़े। मतलब 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ये 14 दिन का नोटिस आपको राष्ट्रपति के अविश्वास प्रस्ताव में भी देना पड़ता है महाभियोग के लिए, और इधर अध्यक्ष के लिए भी देना ही पड़ेगा 14 दिन पूर्व लिखित सूचना, ताकि वो अपने तरफ से भी तैयार रहें। ठीक है, अगला है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? नॉर्मल कंडीशन में अध्यक्ष अपना वोट नहीं देते हैं, लेकिन जब मत बराबर हो जाए तो वो क्या करते हैं? वह निर्णायक मत देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 100 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 100 क्या करते हैं? गणपूर्ति का मतलब वो है, गणपूर्ति का प्रावधान है इसमें। और क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 101 क्या रिक्तियां देता है। ठीक है, अगला है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो हम सभी को पता है कि कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जा सकती है जब तक वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ए 60 दिन, मतलब बी 90 दिन, सी 120 दिन या डी 150 दिन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। साथ ही साथ मैं आपको इसका आंसर भी बता रही हूँ। देखिए, जब कोई सांसद या विधानसभा का सदस्य बिना सूचित किए, यानी बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना कोई जानकारी दिए लगातार 2 महीने तक एब्सेंट है, तो फिर क्या माना जाएगा, उसकी संसद सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं, 101 रिक्तियां बताता है, तो 101(4) के अनुसार संसद व अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसकी सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सत्र सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा हो। मतलब जो 4 से ज्यादा दिन की छुट्टियां हैं उसको काउंट नहीं कर सकते, और कभी स्थगन आता है तो उसको भी, सत्रावसान होता है तो वो सत्रावसान का टाइम लाइन भी इसमें काउंट नहीं होगा। अगला है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार रहता है की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। कब तक? 2 माह तक। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, 2 माह। अगला है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शून्यकाल का समय, क्योंकि ये संसद और लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है, और ये भारत की संकल्पना है। ठीक है, तो पहले था शून्यकाल 12 से 1 बजे तक, लोकसभा में भी था, राज्यसभा में भी था, पर बाद में क्या किया गया, राज्यसभा में शून्यकाल 11 से 12 बजे कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हाँ जो हो जाएगा हमारा सी और डी। अगला है, शून्य, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है जो सभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्न पूछते पूछते फिर क्या हो जाती है, प्रश्नों की संख्या एक मतलब 12 बजे तक समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो इसी को 12 से 1 तक शून्यकाल कहा जाता है, और राज्यसभा में 11 से 12 बजे तक को शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। बाद में राज्यसभा में 11 से 12 बजे कर दिया गया था। अगला, शून्यकाल संसदीय व्यवहार को किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कितनी हो सकती है, अधिकतम 1 घंटा। अगला है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं करता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न उत्तर सत्र, ठीक है, क्योंकि प्रश्न उत्तर सत्र के पश्चात ही क्या आता है, शून्यकाल। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद है इसका 253, आंसर हो जाएगा डी। 253 अनुच्छेद बताता है कि जो मतलब राज्य सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको आप ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लीजिए, अनुच्छेद नंबर 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 क्या प्रावधान करता है कि भारत में निर्वाचन आयोग होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों के तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? अगेन वही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर ए, 324। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले। तो देखिए, इसमें ये है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या तो वो 6 वर्ष टोटल कहेंगे, या फिर 6 वर्ष से पहले अगर उनका 65 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो तब भी मतलब क्या हो जाएंगे,
वो उनकी पदावधि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा द्वारा? देखिए आंसर हो जाएगा इसका सी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता? मानवाधिकार आयोग के सदस्य कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लेते हैं हम। कौन कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा को लीजिए, लोकसभा में मतलब अध्यक्ष और राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा में उपसभापति और विपक्ष के नेता, और लोकसभा में अध्यक्ष और विपक्ष के नेता। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अध्यक्ष नहीं होते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, ये नियुक्ति समिति के अध्यक्ष होते हैं। मतलब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति समिति के सदस्य ये सब होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। पहले सामान्य रूप में भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? केंद्रीय अनुदान और संघ और राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए, राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन है 280 के तहत क्या किसकी वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है 5 वर्ष के लिए, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो कौन होता है? वित्त आयोग के मतलब सिफारिश पर। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद कर लें। वित्त आयोग की सिफारिशों पर क्या होता है? संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण होता है। अगला है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, अगला है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? पूरे जिला वर्ड ही पूरे संविधान के मात्र एक ही अनुच्छेद में दिखाई देता है, अनुच्छेद नंबर 233, जिला न्यायाधीश के नाम पर। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेखित है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संघ राज्यों क्षेत्रों पर विस्तार से तथा अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण, आपने क्या काम किया है उसे ऊपर प्रेषित करो। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? देखिए जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, हर किसी में किसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो वो किसी न किसी स्टेट के हाई कोर्ट पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट पे निर्भर करता है। ठीक है, इसके आगे मैंने लिस्ट दी हुई है। तो अंडमान निकोबार द्वीप पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है, एवं उनका क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। जैसे बम्बई हाई कोर्ट है, तो वो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप के भी सारे केसेस देखती है। कलकत्ता हाई कोर्ट है, वो पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार का केस देखती है। गुवाहाटी कोर्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड का केस देखती है। केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप का देखती है केस, और मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु एवं पुडुचेरी का देखती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वहीं पे चंडीगढ़ में। ठीक है, तथा जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख लद्दाख को भी यही देखती है। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? किसके लिए है? देखिए, जो बम्बई हाई कोर्ट है वो किसके लिए? बम्बई देखती है, गोवा देखती है, फिर दमन दीव दादरा नगर हवेली भी देखती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान
अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक उपबंध किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 169 ये क्या करता है, विधान परिषद के बारे में बताता है कि विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन भारत के प्रत्येक स्टेट में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ठीक है। तो क्या है, एकल विधायिका है, और कुल 7 ही ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कहा है द्विसदनीय विधायिका है। कौन कौन से स्टेट हैं, इसे आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के तौर पर समझें। जैसे नॉर्थ में कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार। ठीक है, यूपी, बिहार। फिर इधर साउथ में एक ही है, तमिलनाडु सबसे लास्ट में हुआ है, और साउथ में ही है हमारा, थोड़ा सा साउथ से ऊपर लेंगे, अगर मिडिल साउथ लेंगे तो कौन है, तेलंगाना भी है और आंध्र प्रदेश भी है। फिर आगे इधर बगल में तो इधर है महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, विधान परिषद नहीं है तो इसमें से किस में नहीं है, यूपी बिहार में है तो बिहार भी आ गया, महाराष्ट्र कर्नाटक है, मध्य प्रदेश में अब तक द्विसदनीय विधायिका नहीं है। अगर निम्न में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र। अगेन आंसर हो जाएगा हमारा, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना तब तमिलनाडु में नहीं था। ठीक है, तमिलनाडु में बहुत बाद में गठित किया गया है। अगला, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, राजस्थान। अगला, किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, यानी कि क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एमपी। अगला है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को इसमें क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। अगला है, कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पूर्व स्थापित किया जा सकता है। तो कौन, क्या है इसका आंसर, आंसर हो जाएगा कोई विधेयक जो संसद में स्थापित किया गया है, कोई गैर सरकारी संविधान। देखिए, रेलवे और सामान्य बजट जो है, बजट बजट वर्ड जहाँ आया वहाँ पे कटौती प्रस्ताव ये सब आता है। और क्या करती है इसमें, राज्यसभा भी, राज्यसभा का कोई हाथ नहीं होता, सिर्फ वो 14 दिन तक रोक के रख सकती है। अगला है, राज्यसभा में धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है, अभी मैंने बताया 14 दिन। अगला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखावाद जो मार्गदर्शन दिया हुआ किसके लिए है, विशाखा गाइडलाइंस आया था, इसके अंतर्गत जो कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है उसके संबंध में क्या किया गया है, मार्गदर्शन किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्सादन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं, किसमें है, विधान परिषद के 169 में। अगला है, लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक के रखा जा सकता है। अगेन आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन, सीएजी रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक। तो इसमें आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, क्योंकि बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं मानता है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री। किसे नहीं मानता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों से मिलके क्या बनता है, विधानसभा। इसमें आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं आते हैं, स्थानीय निकायों, पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति। तो देखिए, जो इसमें उद्योगपति हैं ये इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, वो जो 5-6 क्राइटेरिया है ना उसी को पूछ रहे हैं, तो इसमें जो उद्योगपति वर्ड है ये क्राइटेरिया में नहीं आता है। ठीक है, अगर आज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।